नमस्कार, लेट्स मेक सारा दिन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया की दिन भर की जानकारियों के बारे में जिक्र करते हैं। आज प्रदेश की राजनीति के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनंत मिश्रा जी। अनंत जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जैसा कि अभी प्रदेश में एक राजनीतिक माहौल बना हुआ है, कुछ समय पहले अशोक गहलोत जी ने कहा था कि भाजपा सरकार भजनलाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की साजिश रच रही है। और अब कुछ समय बाद अभी भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान में, मदन राठौड़ जी, उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, कांग्रेस सचिन पायलट को ज्यादा महत्व दे रही है। तो ये दोनों तरफ से जो आपस में जुबानी जंग हो रही है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, चुनाव में भी, हालांकि राजस्थान विधानसभा के चुनाव में का समय है जी, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपने पालीबंदी अभी से शुरू करनी उन्हें शुरू कर दी है। अशोक गहलोत ने जो पिछले समय अभी 15-20 दिन पहले एक बयान दिया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल को अस्थिर करने का प्रयास चल रहा है और वो कोई और नहीं, उनकी पार्टी के लोग ही कर रहे हैं। अगले दिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खंडन आना था, आया भी। प्रदेश के तमाम नेताओं ने कहा कि नहीं, अशोक गहलोत इस तरह के बयान दे रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में विभाजन या गुटबाजी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी सरकार 5 साल चलेगी, ऐसा कोई कारण नहीं है कि भजनलाल जी को हटाया जाए। बिल्कुल। अभी कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पे पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को ज्यादा महत्व दे रहा है और अशोक गहलोत इस समय उनको कोई भूमिका में नहीं है, इसलिए वो आए दिन इस तरह के बयान दे रहे हैं। और अगली बार जब होगा चुनाव तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे जी। उनके एक बयान में जो गौर करने वाली बात है, मुझे जो समझ में आई मैं भी समझ कि अगली बार अशोक गहलोत नहीं बनेंगे, इसका मतलब अगली बार कांग्रेस की सरकार आ रही है। अगर इसको बारीकी से करें, वरना उनको कहना चाहिए था कि भाजपा की 15 साल सरकार रहने वाली है, अशोक गहलोत का कहीं नंबर नहीं। उन्होंने कहा अगली बार अशोक गहलोत नहीं बनेंगे। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता ये मान के चल रहे हैं कि जो राजस्थान में परंपरा है, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, तो अब अगली बार कांग्रेस का नंबर है और कांग्रेस की सरकार आई तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मतलब मदन राठौड़ के अगर शब्दों को का निचोड़ निकाला जाए, निहितार्थ निकाला जाए, तो उनका ये बयान है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे जी। ये तो मदन राठौड़ का बयान और अशोक गहलोत के बयानों की अपन चर्चा नहीं करें तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, चुनाव से 3 साल पहले वो कभी नेतृत्व का मुद्दा नहीं सुलझता जी। चाहे बीजेपी भी थी जब पिछली बार अपोजिशन में, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे 2018 से 2023 तक, तो राजस्थान में भाजपा ने ये स्पष्ट नहीं किया था कि हमारी सरकार आई तो मुख्यमंत्री कौन होगा। उनके भी अध्यक्ष थे, सीपी जोशी भी रहे, पहले सतीश पूनिया रहे, फिर सीपी जोशी रहे, फिर मदन राठौड़ रहे। अध्यक्ष कोई भी रहा, नेता प्रतिपक्ष अलग अलग रहे, लेकिन भाजपा ने कभी खुल के ये नहीं कहा कि हमारी सरकार आई तो मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री का चयन अमूमन जब सरकार बन जाती है, आपकी विधायक दल को बहुमत मिलता है विधानसभा में, तब सरकार की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन ये शब्दों के जो बाण हैं, ये आज की तारीख में राजनीति में प्रत्येक दल अपनी पार्टी में क्या हो रहा है उसके मुकाबले दूसरी पार्टी में क्या हो रहा है इसकी चिंता रखता है। स्वाभाविक है, पहले भी ऐसी चीजें होती थी कि अगर कोई बड़ी घटना हुई, लेकिन आज आप नेताओं के बयान देखो, जितने भी भाजपा या कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो, विपक्ष के नेता टीकाराम जूली हो, इधर आपके मदन राठौड़ हो या भाजपा के और नेता, आए दिन एक दूसरे पे इस तरह के बयानबाजी करते हैं। बेहतर हो कि राजनीतिक दल अपने अपने गिरेबान में झांके और जिस भूमिका में के लिए जनता ने उनका चयन किया है, भाजपा को सत्ता में लाए तो सत्ता में किस तरह से काम किया जाए। आज भाजपा के अगर लोग ये कहते हैं कि साहब हमारे काम नहीं हो रहे, मंत्री 10-10 बजे तक दरवाजे नहीं खोलते, तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को उसकी चिंता करनी चाहिए और कांग्रेस को ये चिंता करनी चाहिए कि हम एक बार यहाँ आते हैं और एक बार सरकार से बाहर हो जाते हैं। ऐसा क्यों? या देश में जो कांग्रेस की स्थिति आज कमजोर है उसको हम किस तरह से फिर से मजबूत करें कि कांग्रेस अपने जो 30-40 साल पहले जो कांग्रेस जिस स्थिति में थी पूरे देश में वो आ सके। जैसे कि एक बात की जाती है, कहावत है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता, तो क्या इन बयानों में कहीं कोई सच्चाई है? जैसे कि जो अशोक गहलोत जी ने कहा भजनलाल जी के खिलाफ
या फिर अभी मदन राठौड़ ने जो कहा है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के लिए, क्या इनमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है या ये केवल कोरी बयानबाजी है? देखिए, अशोक गहलोत ने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी में से एक षड्यंत्र चल रहा है, अपने पहले भी एक जो बातचीत हुई उसमें यही कहा कि ये इस तरह का भारतीय जनता पार्टी की जो अभी संस्कृति है, जो कार्यशैली है, जो उनका आला कमान है, उसमें इस चीज की कल्पना करना कि कोई भी एमएलए बगावत करेंगे या कोई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिल्ली जाकर आला कमान को शिकायत करेंगे, जो उन्होंने शिकायत करनी थी वो वहां के जो प्रभारी आए थे उनके सामने अपनी व्यथा बता दी कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती, एक बात, ब्यूरोक्रेसी हावी है, दूसरी बात, मंत्री 10-10 बजे तक अपने घर के दरवाजे नहीं खोलते, मतलब मंत्री भी सुनवाई नहीं कर रहे। तो ये उनकी जो व्यथा है वो प्रभारी के जरिए आला कमान तक पहुंची होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पार्टी के अंदर कोई ऐसा विद्रोह या षड्यंत्र चल रहा हो, नजर नहीं आता कोई। अंदर राजनीति में क्या हो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कोई भी सुखबुगाहट, जो आपने कहा कि अगर आग होती तभी धुआं होता है, तो ऐसा धुआं ना दिख रहा है ना आग दिख रही है। रहा सवाल कांग्रेस की राजनीति का, कांग्रेस में अभी गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष है और टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष है। अशोक गहलोत जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे अभी किसी भूमिका में नहीं है, और सचिन पायलट है वो कांग्रेस के महासचिव हैं और उनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया हुआ है, मतलब वो छत्तीसगढ़ में है। तो जो मदन राठौड़ ने कहा कि सचिन पायलट को ज्यादा महत्व दे रही है, तो राजस्थान की राजनीति में आज भी सचिन पायलट का कोई दखल नहीं है। अशोक गहलोत जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्री हैं उसी तरह वो कांग्रेस के महासचिव हैं, प्रभारी छत्तीसगढ़ के। तो राजस्थान की राजनीति में अभी न सीधे अशोक गहलोत दखल दे रहे, बाकी तो राजस्थान की राजनीति में है, दोनों यहाँ से एमएलए हैं तो उनको बोलने का यहाँ की राजनीति का अधिकार है। लेकिन जहाँ वो नेतृत्व वाली जो बात आती है ना कि किसी ने पार्टी ने किसी नेता को आगे कर दिया हो, वो चीज अभी नहीं है। सचिन पायलट महासचिव की भूमिका में है और अशोक गहलोत का जो उपयोग पार्टी करती है, अभी जैसे आपको ध्यान हो पिछले दिनों बिहार जाके आए थे अशोक गहलोत, बिहार में अभी 4-5 महीने बाद चुनाव है और वहां वो गए, वरिष्ठ नेताओं से मिले और जो भी मंथना हुई। तो अशोक गहलोत राष्ट्रीय स्तर के नेता है, पार्टी निश्चित रूप से उनका कहीं ना कहीं उपयोग करना चाहेगी, जिस तरह करना चाहेगी वो पार्टी के देखने की बात है। अच्छा, एक अगर तुलना करें हम कांग्रेस और बीजेपी में, तो बीजेपी में जो नेतृत्व की लड़ाई है वो हमने खुल के ऐसे दो ध्रुव बनते हुए नहीं देखे कि जब तक वसुंधरा राजे थी तो ऐसा कोई दूसरा उनके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस में इस सरकार के दौरान ही, पूर्ववर्ती जो सरकार थी, हमने सबने दो ध्रुव बनते देखे, एक सचिन पायलट के नेतृत्व में, एक अशोक गहलोत के नेतृत्व में। क्या अभी तक वो मुद्दा सुलझा नहीं है और अभी तक भी वैसी ही बयानबाजी या वैसी ही जंग जारी है? देखिए, जब उस समय 2020 की जो घटना है, जो एपिसोड हुआ, उसमें मैं ये तो नहीं कहूँगा कि गुटबाजी नहीं हुई, बिल्कुल निश्चित रूप से जो देखने में आया, सचिन पायलट के नेतृत्व में 20 लगभग विधायक राजस्थान से बाहर रहे और अशोक गहलोत की जो सरकार है अपनी पार्टी की सरकार को बचाने के लिए महीने भर वो भी होटलों में रही, बंद रही, क्योंकि उससे पहले मध्य प्रदेश, कर्नाटक में इस तरह के एपिसोड हुए थे जहां दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी और गिर गई। और अशोक गहलोत ने अपने राजनीतिक सूझबूझ से अपनी सरकार को बचाया, वरना अगर उनकी जगह शायद कोई और नेता होता और 2-4-5 विधायक और टूट के चले जाते तो शायद राजस्थान में भी मध्य प्रदेश की पुनरावृत्ति हो सकती थी। लेकिन अशोक गहलोत सरकार ने बचाया। और जो दो ध्रुव हैं, जो दो धड़े हैं, वो निश्चित रूप से कांग्रेस की जो राजनीति है राजस्थान की उसमें है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैंने पहले भी कहा कि इस तरह के जो खुलकर कोई धड़ेबाजी वहां भी है, निश्चित रूप से है। भाजपा अगर कहती है हम एकजुट हैं तो वो आला कमान का जो भय है, जो जोर है कि आप अगर बोलोगे तो आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बोलने में हिचकते हैं। व्यक्तिगत बातचीत करो, बहुत से मित्र हैं जो पहले बात करते थे लेकिन अब व्हाट्सएप कॉल करते हैं, वो सीधे वो कॉल नहीं करते कि कहीं टेप नहीं कर ले, उनको किसी पे विश्वास नहीं है। और निजी बातचीत में भी इस बात की वो सतर्कता रखते हैं कि कहीं मुंह से ऐसी बात नहीं निकल जाए, कोई टेप कर ले या वो हो। तो धड़ेबाजी दोनों में है। कांग्रेस में जो धड़ेबाजी थी वो सामने आई, भारतीय जनता पार्टी की धड़ेबाजी सामने नहीं आई, लेकिन धड़ेबाजी है। कांग्रेस में दो ध्रुव तो सबने देखे, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। इन दिनों हालिया जो बयानबाजी हो रही है, हम मीडिया में, प्रेस में जो देख रहे हैं, क्या कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में गोविंद सिंह डोटासरा भी एक तीसरा ध्रुव बन के उभर रहे हैं? क्या उनमें भी एक नया नेतृत्वकर्ता बनने की होड़ है?
नहीं, देखो, नेतृत्व राजनीति में जो आया है वो नेतृत्व या उसमें महत्वाकांक्षा नहीं हो तो सफल राजनेता नहीं हो सकता। जी। महत्वाकांक्षा होगी और होनी चाहिए। लेकिन जहां तीसरे धड़े की, तीसरे ध्रुव की बात है अगर, तो राजस्थान में आज अभी दो धड़े भी पूरी तरह से नहीं है। जी। सचिन पायलट का एक गुट जरूर है, जो सचिन पायलट के समर्थक हैं और वो चाहते हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री के रूप में रहे। लेकिन आपने जैसे पिछली बार भी देखा, 100 विधायक अगर कांग्रेस के थे तो उसमें 20 सचिन पायलट के साथ थे और 80 अशोक गहलोत के साथ थे। तो इसीलिए वजह से अशोक गहलोत की जो सरकार है बची। और धड़ेबाजी की बात या हम कहें कि गुटबाजी की बात है, ये हर राजनीतिक का एक स्वाभाविक अंग है। राजनीति में महत्वाकांक्षा अगर होती है, लेकिन जहां डोटासरा जी या टीकाराम जूली जी की बात है, गोविंद सिंह डोटासरा लगातार 3-4 चुनाव जीते हैं, जूली जी भी जीते हैं, लेकिन चुनाव जीतना और अपने क्षेत्र में लोकप्रिय होना और खबरों में बने रहना, इन दोनों में अंतर है। आप अगर प्रदेश के नेता बनना चाहते हो तो अशोक गहलोत यहाँ के सर्वमान्य नेता हैं। सचिन पायलट उसके बाद दूसरे नंबर पर है। अशोक गहलोत के बाद निश्चित रूप से सचिन पायलट की फैन फॉलोइंग है, कार्यकर्ता भी हैं और वो बोलते भी हैं। लेकिन डोटासरा जी या जूली जी में तीसरा ध्रुव बनने की क्षमता मुझे अभी नजर नहीं आती, क्योंकि ना उनके पास उतना वो एक अध्यक्ष की वजह से उनको मीडिया में भी स्थान मिलता है। जिस दिन वो अध्यक्ष नहीं रहे, आज अशोक गहलोत पार्टी में कुछ भी नहीं है, किसी पद पे नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री उनके नाम के आगे जुड़ा हुआ है। फिर भी वो कहीं जाते हैं तो भीड़ जुटती है, कार्यकर्ता उनके घर पे भी जाते हैं। लेकिन अगर गोविंद सिंह डोटासरा अध्यक्ष पद पे नहीं रहे तो गोविंद सिंह डोटासरा को की क्या ताकत रहेगी? तो ताकत पद से नहीं, कद से आंकी जाती है। और कद अभी मेरे हिसाब से डोटासरा जी का वो नहीं बना कि वो राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति में कोई तीसरा धड़ा बन सकते हो। उनके मन में हो सकती है महत्वाकांक्षा कि आज उम्र है उनकी, वो भी आगे राजनीति में जाए। तो कद की आपने बात की, कद से एक बात याद आई कि पिछली बार हमने देखा था कि अशोक गहलोत के समर्थन में कांग्रेस के लगभग 96 या ऐसे कुछ विधायक जो इस्तीफा देने को तैयार हो गए थे, और कहा जाता था कि अशोक गहलोत ने कांग्रेस आला कमान को भी दबाव में ला दिया कि अगर वो नेतृत्व बदलना भी चाह रहे थे राजस्थान में तो भी नहीं बदल पाए। तो क्या आज अशोक गहलोत का कद उनके केंद्रीय आला कमान जो है उससे भी बड़ा है कांग्रेस में? नहीं, जो पिछली बार राजस्थान का एपिसोड हुआ, निश्चित रूप से अशोक गहलोत जो खड़गे जी और अजय माकन जी आए थे और वहाँ जो शांति धारीवाल जी के घर में विधायक चले गए, विधायकों का गुस्सा था कि जिस तरीके से आनंद फानन में एक कांग्रेस ने प्रतिनिधिमंडल भेजा और कांग्रेस के विधायकों को लगा कि मुख्यमंत्री को हटाया जा रहा है, जो भी उनको एक धारणा रही, और उन्होंने दूसरी जगह बैठक की और एक भी एमएलए वहां नहीं गया। और उस एपिसोड के बाद में राजनीति में जो कांग्रेस के भाजपा के लोग हैं या कांग्रेस में अशोक गहलोत के जो विरोधी धड़े के लोग हैं, उनको लगा था कि शायद इस अनुशासनहीनता का अशोक गहलोत को परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन आप देखो कि उसके बाद भी उन्होंने पूरे 3 साल सरकार चलाई जी। और उसके बाद अलग अलग मौकों पर कांग्रेस आला कमान ने उनको विश्वास में लेकर जो काम किया, तो ये नहीं लगता कि अशोक गहलोत ने जो किया था उसका कुछ राजस्थान की राजनीति पर या अशोक गहलोत के भावी राजनीतिक जीवन पर कोई असर पड़ा हो। जी, एक बात और कि इस बार सरकार जरूर कांग्रेस की नहीं आई, बीजेपी की आई, पर कांग्रेस के खिलाफ या अगर व्यक्तिगत रूप से बात करें तो अशोक गहलोत के खिलाफ कोई जनमानस में गुस्सा नहीं है, यानी कि कोई नकारात्मक उनके खिलाफ कोई मैसेज नहीं है। तो क्या चौथी बार भी अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनने के द्वार अभी खुले हुए हैं अगर अगली बार कांग्रेस आती है? नहीं, देखिए, ये एक बड़ा बहुत ही अभी सवाल है कि क्या चौथी बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये मैंने कहा कि जिस समय परिस्थिति होती है, चुनाव के नतीजे आते हैं, वो आते हैं, लेकिन आपको 2 चीज़ों पे विशेष रूप से ध्यान देना होगा। जो लोग ये कहते हैं कि मदन राठौड़ के बयान पर अपन चर्चा कर रहे हैं कि अब अगली बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, जो लोग ये सवाल उठाते हैं उनका तर्क होता है कि अशोक गहलोत 74 साल के हो गए जी और 15 साल मुख्यमंत्री रह लिए, तो 74 साल के बाद अगले बार जब चुनाव होंगे तब वो 77 साल के हो जाएंगे जी। तो क्या पार्टी 77 साल के अशोक गहलोत के मुकाबले किसी युवा को महत्व नहीं देगी? लेकिन उन लोगों के जो तर्क है उनसे मेरा एक सवाल है कि अगर आज की तारीख में 77 साल की उम्र में सिद्धारमैया जी कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, तो अशोक गहलोत जब 3 साल बाद चुनाव होंगे तो 77 साल के होंगे, तो अशोक गहलोत 77 साल में क्यों नहीं हो सकते?
बिल्कुल। सिद्धारमैया कह रहे हैं मैं पूरे 5 साल रहूंगा, इसका मतलब 80 साल की उम्र तक वो मुख्यमंत्री रहने की बात कह रहे हैं। बिल्कुल। और आला कमान ने कोई खंडन नहीं किया है। तो 80 साल की उम्र में अगर वो रह सकते हैं तो 77 साल की उम्र में अशोक गहलोत क्यों नहीं रह सकते? और वो एक बीच में टोक रहा हूँ थोड़ा सा, उम्र के हिसाब से तुलना की जाए तो नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत की आयु लगभग बराबर है, 1 साल कम ज्यादा नहीं, हम सिर्फ कांग्रेस की राजनीति की अगर चर्चा करें तो दूसरे से तुलना नहीं करें। दूसरा उदाहरण वीरभद्र सिंह जब 2013 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, उनकी उम्र होती है 78 साल जी। और पूरे 5 साल वो काम करते हैं, मतलब 83 साल की उम्र तक वो मुख्यमंत्री रहे। तो अगर 83 साल की उम्र तक वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री रह सकते हैं जी, तो 77 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनके 82 साल की उम्र तक अशोक गहलोत क्यों नहीं रह सकते? इसके आगे जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि 74 साल की उम्र में अशोक जी बुजुर्ग हो गए, मेरा मानना है कि आज कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है, CWC जिसको बोलते हैं, उसमें दिग्विजय सिंह जी 78 साल के हैं, सोनिया गांधी 79 की है जी, पी चिदम्बरम और मीरा कुमार 80 साल के हैं, अंबिका सोनी 82 ईयर ओल्ड है, स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे 83 साल के हैं और AK एंटोनी 84 साल के हैं। तो 78 साल के दिग्विजय से लेकर 84 साल तक के AK एंटोनी अगर कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के प्रमुख सदस्य है जी, तो अशोक गहलोत तो 74 साल के ही है। मेरा तर्क ये नहीं कि अशोक गहलोत बनेंगे, मेरा तर्क है कि जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि 74 साल के अशोक जी बुजुर्ग हो गए, तो 84 साल की उम्र के अगर AK एंटोनी है और 83 साल में खड़गे जी एक्टिव है और मीरा कुमार जो है सब 82-83 साल के हैं। फिर करुणानिधि थे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, वो 87 ईयर तक मुख्यमंत्री रहे जब 87 साल के हो गए। केरल के मुख्यमंत्री थे VS अच्युतानंदन, वो 88 ईयर तक के थे जब मुख्यमंत्री थे लास्ट। और प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुख्यमंत्री, वो 90 साल की उम्र तक मुख्यमंत्री रहे थे। तो अगर वो 90 साल की उम्र तक रह सकते हैं, अच्युतानंद 88 साल की उम्र तक रह सकते हैं और आपके करुणानिधि 87 साल में रह सकते हैं और वीरभद्र सिंह 83 साल तक के, तो अशोक गहलोत 80 साल की उम्र में मुख्यमंत्री क्यों नहीं रह सकते? वो बनेंगे नहीं बनेंगे मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जहां सवाल होता है कि मदन राठौड़ ये कह रहे हैं कि वो अगली बार नहीं बनेंगे, तो जिस तरह मदन राठौड़ या बीजेपी की नेता कहते हैं कि भाजपा में कोई षड्यंत्र नहीं हो रहा है, ये अशोक जी को कैसे पता? तो अशोक जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे ये मदन राठौड़ को कैसे पता? जब हम शब्दों की बात करते हैं तो शब्दों के जिन शब्दों का उपयोग हम करते हैं उसी शब्द का उपयोग अगर आप कर रहे हो, आपको कैसे पता कि क्या कांग्रेस आला कमान ने मदन राठौड़ जी को कहा कि अशोक जी अगली बार हम नहीं बनाएंगे? बिल्कुल, यानी दोनों तरफ से वार और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वाद विवाद राजनीति का अंग है। और एक और सवाल इसमें जो उठता है कि बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं कि कांग्रेस में युवाओं को महत्व नहीं दिया जा रहा, मतलब युवा जो राजनीति करते हैं उनको राजनीति को महत्व नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस में युवाओं को बहुत महत्व दिया, चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे जगन रेड्डी हो, चाहे आपके जतिन प्रसाद हो और चाहे मिलिंद देवड़ा, सबको कांग्रेस ने महत्व दिया, अच्छे अच्छे पद दिए। लेकिन इसके साथ हमको एक ये चीज भी देखनी होगी कि कांग्रेस की राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में जब 2020 में एक खिंचाव हुआ, सरकार पे संकट आया, तो उस समय 70 साल के अशोक गहलोत कांग्रेस को बचा रहे थे और 45 साल के सचिन पायलट 43 साल के सचिन पायलट कांग्रेस की सरकार के लिए संकट बने हुए थे। 1996 की आपको बात याद दिलाऊं, ममता बनर्जी 43 साल की थी, उन्होंने बंगाल में विद्रोह कर दिया, कांग्रेस में बगावत की और अपनी पार्टी बनाई। 43 साल की ममता बनर्जी ने पार्टी तोड़ी, 70 साल के प्रणब मुखर्जी पार्टी को बचाते रहे। मध्य प्रदेश की बात है, 74 साल के कमलनाथ पार्टी को बचाते रहे और 48 साल के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी तोड़ दी। यही हालत मिलिंद देवड़ा की है, यही हालत हेमंत बिश्व शर्मा असम के थे जो 2014 की बात है, उनकी उम्र थी 45 साल और उन्होंने कांग्रेस में बगावत कर दी, कुछ लोगों को लेके आ गए। 45 साल के हेमंत बिश्वा ने बगावत की, युवा थे और 75 साल के तरुण गोगोई पार्टी को बचाते रहे। तो बहुत से मौकों पर ये देखने में आया है, पिछले जो एपिसोड हुए कि कांग्रेस के तमाम युवा नेता पार्टी छोड़ के गए, बुजुर्ग नेता है, बुजुर्ग भी गए, अमरिंदर सिंह जैसे कुछ नेता गए जो 75 साल के थे, लेकिन ज्यादातर युवा नेता जिनमें महत्वाकांक्षा शायद कुछ ज्यादा थी,
जिनको लगता था कि कांग्रेस अब सत्ता में आने वाली नहीं है और यहां रहकर हमको वो पद और कद नहीं बन सकता, तो उन्होंने छोड़ी। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र की मंत्रिमंडल में शामिल है, हेमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी जो पार्टी छोड़ी, अपनी पार्टी बनाई, वो बीजेपी में नहीं गई, लेकिन वो आज पश्चिम बंगाल की वो है। मिलिंद देवड़ा और जितिन प्रसाद भी अच्छे पदों में हैं भारतीय जनता पार्टी में जी। तो सवाल आगे क्या होगा, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, ये पार्टी का आंतरिक मामला है। लेकिन अगर मदन राठौड़ ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत अगली बार नहीं बनेंगे, तो इस बयान में मुझे कोई गंभीरता नहीं दिखती। जो ये उदाहरण मैंने आपको गिनाए, अगर 83 साल की उम्र तक वीरभद्र सिंह रह सकते हैं, तो अशोक गहलोत 80 साल की उम्र तक क्यों नहीं रह सकते? बिल्कुल। अब चर्चा का एक अंतिम सवाल यह है कि अब अशोक गहलोत को कांग्रेस में क्या भूमिका मिल सकती है? क्या किसी दूसरे राज्य का उनको जिम्मा दिया जाएगा, वहां उनको चुनाव प्रभारी बनाकर या कोई और पद देकर पहुंचाया जाएगा, या केंद्र में उनको बुलाया जाएगा? क्या उनकी भूमिका होगी? ये जो मन में आपके सवाल उठ रहा है, ये कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के मन में ये सवाल है। बहुत से कार्यकर्ता इस बात की करते हैं कि पहले जब अशोक जी 2003 में पद से हटे, फिर 2013 में हटे, दोनों बार उनको कांग्रेस संगठन में ने केंद्र में महासचिव की भूमिका, अलग अलग भूमिकाएं दी। लेकिन आज 1.5 साल हो गया, उसके बाद अशोक गहलोत क्यों नहीं एक्टिव है, या पार्टी ने उनको क्यों भूमिका नहीं दी? ये मैंने फिर कहा कि कोई भी किसको पद देना है, किसको संगठन में लेना है, ये पार्टी आला कमानों का होता है। लेकिन आपने देखा होगा मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद अशोक गहलोत कुछ समय अस्वस्थ रहे, उनके वो व्हील चेयर पे चलते थे, कोई बीमारी थी, चलने फिरने में दिक्कत थी। लेकिन अब जैसा कि पिछले 2-3 महीने से अशोक जी वापस एक्टिव हो रहे हैं, बयान भी आ रहे हैं उनके, और उन्होंने दौरे भी शुरू किए हैं, जोधपुर जाके आए थे। मेरा मानना है, व्यक्तिगत मेरा तजुर्बा है कि अशोक गहलोत जैसे नेता कांग्रेस में जो हैं, गिने चुने नेता हैं, जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, और संगठन की भी उनको अच्छी भूमिका थी। तो आने वाले जो चुनाव हैं, जो भी अगले साल होने वाले हैं, अभी बिहार में है, फिर यूपी में है, पंजाब में है, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड में है, आपके फिर तमिलनाडु में है, बंगाल में है, गुजरात में है, हिमाचल में है, कई जगह चुनाव है। मेरे को एक याद आता है कि जब 2017 के चुनाव हुए गुजरात के, उस समय अशोक गहलोत को वहां पे प्रभारी बनाया गया, गुजरात का कांग्रेस का चुनाव प्रभारी। और मैं भी उस समय गुजरात गया था, 15-20 दिन गुजरात रहा था उस चुनाव में। और 1995 से लेके 1917 तक कांग्रेस वहां सत्ता में नहीं थी, मतलब 22 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर थी, और लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी फिर जैसे 118-120 लेती थी 182 में से। अशोक गहलोत को प्रभारी बनाया और 2 या 3 महीने वहां वो रहे, और कांग्रेस के लोगों को भी नतीजा आया जब आश्चर्य हुआ। पहली बार भारतीय जनता पार्टी 100 से नीचे, 99, और जो 40-45 सीटें जीतती थी कांग्रेस, वो 77। पहली बार वो जो दोनों के बीच का गैप है वो 22 सीटों का रह गया। मतलब अगर 10 सीटें कांग्रेस और जीत जाती उस समय और बीजेपी की 10 कम हो जाती, तो नेक टू नेक फाइट थी। तो वो अशोक गहलोत का जो अनुभव था, बहुत से लोग कहते हैं कि अगर अनुभव है तो वो अपनी सरकार रिपीट क्यों नहीं कर पाते। वो दूसरे मुद्दे हैं कि क्यों नहीं हो पाती राजस्थान में, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। लेकिन आपने जो सवाल उठाया कि क्या उनको दूसरे राज्यों में कोई जिम्मेदारी दे सकती है, तो बिल्कुल। मैंने कहा 77 सीटें आई और 99, और उसके बाद 22 का चुनाव हुआ। कहाँ बीजेपी 99 और कांग्रेस 77, 22 का मार्जिन। और 22 के चुनाव में देखो, बीजेपी 156, कांग्रेस 16, 99 से 156 हो गई, और 77 वाली कांग्रेस 16 पे आ गई। और 16 में भी उसके बाद 2 साल में 5 विधायक छोड़ के चले गए। आज कांग्रेस के पास 11 एमएलए हैं। कांग्रेस गुजरात में पहली बार ऐसा है जब विपक्ष की भूमिका में नहीं है। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे चुनाव है जहां पार्टी बहुत कमजोर स्थिति में है, वहां अशोक गहलोत का उपयोग किया जा सकता है। और पंजाब में चुनाव आ रहा है जहां कांग्रेस लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी को हटा के सत्ता में आएगी, वहां है। गोवा, उत्तराखंड के चुनाव है जहां 2 बार से कांग्रेस हार रही है, वहां अगर पार्टी अशोक गहलोत का उपयोग करना चाहे। और निश्चित रूप से आज ही खबर आई थी कल के, एक ओबीसी प्रकोष्ठ वो बनाई है सलाहकार परिषद, उसमें अशोक गहलोत को मेंबर बनाया है, और 15 जुलाई उसकी इसकी बंगलोर में है। तो अशोक गहलोत को आप पसंद करें या नहीं करें, उनकी कार्यशैली से आप सहमत हो या नहीं हो, लेकिन अशोक गहलोत कांग्रेस की राजनीति में जब तक है अभी,
तब तक उनको कांग्रेस आला कमान दरकिनार नहीं कर सकता, बिल्कुल। क्योंकि 3 या 4 ऐसे नेता हैं। मैंने इसमें जो कार्य समिति में जो आपको नाम गिराए, चिदम्बरम, मीरा कुमार, अंबिका सोनी, कई ऐसे नाम हैं कि जो सक्रिय राजनीति में नहीं है। अशोक गहलोत 77 से लेके 2023 तक लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल 10 चुनाव उन्होंने जीते, लोकसभा विधानसभा मिला के 11-12 चुनाव जीत चुके। तो निश्चित रूप से कांग्रेस आला कमान उनका उपयोग करना चाहेगा और करना चाहिए मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, प्रदेश की राजनीति में दोनों पक्षों की ओर से, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब इनमें सच्चाई कितनी है ये तो ना हम जानते हैं ना कोई और जानता है, लेकिन राजनीति में इस तरह के बयान तड़के का काम जरूर करते हैं, जिससे कि राजनीति में रुचि रखने वालों को एक मजा जरूर आता है। तो इस तरह की खबरों पर नजर रखने के लिए आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सर आपका भी आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.